हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपका चैप्टर 15 है, सोशल साइंस बुक ग्रेड 8 से। सबसे पहला सेगमेंट इसका फिल इन द ब्लैंक्स है, जो कि हम लास्ट में करेंगे। इस टाइम पे हमने पहले लिया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 सेंटेंस। बहुत ही शॉर्ट आंसर्स आपको इसमें देने हैं। डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन से आप क्या समझते हैं? तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारा एक ऐसा फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट, यानी हमारी एक आधार है, हमारा एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके बेसिस पे सब चीजें हो रही हैं। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा हमारा बेसिक डॉक्यूमेंट है जो कि क्या बनाता है, एक कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसका फ्रेमवर्क कैसा हो। साथ ही साथ ये भी बताता है कि जो भी हमारे सिटीजन है कंट्री के, उनकी क्या राइट्स हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या अधिकार है, क्या उनकी जिम्मेदारियां हैं, इसके बारे में बताता है। ये जो है एक तरह से सुप्रीम लॉ मान सकते हैं आप पूरी लैंड की, जो कि इंश्योर करता है हर इंडिविजुअल की आजादी को, लिबर्टी को, छूट को, और एक ऐसा सिस्टम मेंटेन करता है जो चेक्स और बैलेंसेस का होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा फंडामेंटल या बेसिक डॉक्यूमेंट है जो कि एस्टैब्लिश करता है फ्रेमवर्क कंट्री की गवर्नमेंट का, आउटलाइन करता है राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने सिटी, सुप्रीम लॉ की तरह काम करता है लैंड के लिए, इंश्योर करता है कि सारे इंडिविजुअल लिबर्टी को प्रोटेक्ट रहे, और एक ऐसा सिस्टम बनाता है जिसको वो मेंटेन करता है चेक्स और बैलेंस। हु इज नोन एज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? चीफ आर्किटेक्ट कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को जो है चीफ आर्किटेक्ट माना जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। इनका बहुत अहम रोल था ड्राफ्ट करने में और कॉन्स्टिट्यूशन को शेप देने में। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है गवर्नमेंट का जहां पर जो पावर है वो लोगों के हाथों में, इसके कारण वो जो है हिस्सा ले सकते हैं जो भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसमें, और इसके लिए वो जो है फेयर इलेक्शंस, बिल्कुल जो फ्री और फेयर इलेक्शंस होते हैं उनके थ्रू जो है वो हिस्सा ले सकते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, जहां पर वो अपने प्रतिनिधि को चुनकर भेजते हैं। मेनली इससे क्या होता है, एक इंडिविजुअल राइट्स का प्रोटेक्शन हो सकता है, रूल ऑफ लॉ हो सकती है, और खास तौर से उन लोगों की जवाबदेही हो जाती है सिटीजन्स के प्रति जो पावर। डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है गवर्नमेंट का जहां पर पावर लोगों के हाथ में होती है, जिसकी सहायता से वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हिस्सा ले सकते हैं इलेक्शंस की मदद से, जब वो अपना एक प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं। इससे ये फायदा होता है कि इंडिविजुअल राइट्स प्रोटेक्ट होती है, रूल ऑफ लॉ चलता है, और साथ ही साथ जो लोग पावर में हैं उनकी एक जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी बनती है सिटीजन्स के। व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंटेड? कॉन्स्टिट्यूशन लागू कब हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है ये इम्प्लीमेंट हुआ था 26 जनवरी 1950। अब इस डेट को हम जो है एज रिपब्लिक डे अपने इंडिया में हर साल मनाते हैं। इसमें क्या हुआ था, जो ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट है वो हटी थी और उसकी जगह एक लोकतांत्रिक रिपब्लिक यानी गणराज्य स्थापित हुआ। तो इसलिए जो है 26 जनवरी 1950 को हम रिपब्लिक डे मानते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन उसी दिन से लागू हुआ। नेक्स्ट सेगमेंट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस पॉइंट्स ऑफ व्यू। मेन फीचर्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के, आपको ये बताना। ये आंसर्स थोड़े से लॉन्ग होंगे, अगेन आपके ऊपर है, आप इसको कट शॉर्ट करना चाहें अपने हिसाब से आप इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। तो मेन फीचर्स जो कॉन्स्टिट्यूशन के हैं उसमें आता है सबसे पहले प्रियम्बल। प्रियम्बल का क्या पर्पस होता है, ये बताता है आपके गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के। इसमें वो जोर देता है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी को। फेडरल स्ट्रक्चर है, इंडिया का फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, यहाँ पर पावर जो है वो डिवाइडेड है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट्स के लिए। फंडामेंटल राइट अलग फीचर है, जिसमें ये गारंटी करता है फंडामेंटल राइट्स अपने नागरिकों के लिए, जो करते हुए कि इंडिविजुअल को अपनी एक आजादी मिलेगी और उसका प्रोटेक्शन होगा किसी भी भेदभाव के अगेंस्ट। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो प्रोवाइड करते हैं गाइडलाइंस गवर्नमेंट को, ताकि वो सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस को प्रमोट कर सके और अपने लोगों की भलाई के लिए ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर सके। पार्लियामेंट्री सिस्टम, इंडिया जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करता है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर जो है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट माने जाते हैं। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, कॉन्स्टिट्यूशन में एस्टैब्लिश करता है एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ताकि रूल ऑफ लॉ को जो है सेफगार्ड किया जा सके और जस्टिस पूरी तरह से बनाया जा सके। सेपरेशन ऑफ पावर्स, इसमें क्या है कि पावर्स जो है वो डिवाइडेड है,
लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में, ताकि एक दूसरे के प्रति सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस बना रहे। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, इसमें 18 साल की उम्र थी या उससे जो ऊपर के नागरिक हैं उनको अधिकार है कि वो वोट डाल सके, और इससे जो है एक लोकतांत्रिक जो है रिप्रेजेंटेशन दिखाई देता है कि लोग जो है हिस्सा लेते हैं। अमेंडमेंट प्रोसीजर है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है और जो भी चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन कुछ प्रोविजंस जो है वो रिक्वायर्ड है, खासतौर से स्पेशल मेजोरिटी अमेंडमेंट की। सिंगल सिटीजनशिप, इंडिया की सिंगल सिटीजनशिप है हर नागरिक के लिए, भले ही वो किसी भी स्टेट का हो, और इससे जो है नेशनल यूनिटी को प्रमोट करते हैं। ये फीचर्स सारे मिलकर एक हमारा डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क जो है इंडिया की गवर्नमेंट के लिए बनाते हैं। किसी दो फंडामेंटल राइट्स के बारे में आपको बताना है। दो फंडामेंटल राइट्स जो गारंटी करी गई है कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के द्वारा, इसमें हम पहले ले लेते हैं राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम का मतलब ये हुआ कि फ्रीडम आपको मिल रहा है, अभिव्यक्ति मिल रही है, आजादी मिल रही है, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी अपनी बातों को बता सकते हैं, एक्सप्रेशन कर सकते हैं। राइट टू असेंबल पीसफुली, शांति से पूर्ण तरीके से एक जगह इकट्ठे होकर आप अपना बता सकते हैं, प्रदर्शन, एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं, यूनियन फॉर्म कर सकते हैं, फ्रीली मूव आउट कर सकते हैं पूरी कंट्री के अंदर, कहीं भी रह सकते हैं और किसी भी पार्ट ऑफ इंडिया में सेटल हो सकते हैं। दूसरा फाइंड है राइट टू इक्वालिटी। इसमें क्या होता है कि सारे नागरिक जो हैं वो सामान्य हैं लॉ के सामने, कहीं कोई भेदभाव नहीं होगा रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ के आधार। साथ ही साथ ये गारंटी करता है बिल्कुल इक्वल अपॉर्चुनिटी, कोई भी मैटर हो, चाहे वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से संबंधित हो, और अनटचेबिलिटी या कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को इसी तरीके से प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट आता है स्टेट एनी फोर फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज में एक तो है पहले कॉन्स्टिट्यूशन को मानना और रिस्पेक्ट करना उसके जो भी आइडियल्स और इंस्टीट्यूशन को। दूसरा, चेरिश करना, फॉलो करना जो भी नोबल आइडियाज हैं जो इंस्पायर्ड है फ्रीडम, इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल से। कंट्री को डिफेंड करना, नेशनल सर्विस देना जब भी जरूरत पड़े, और हार्मनी को प्रमोट करना, एक आपस में भाईचारे की भावना को प्रमोट करना सारे सिटीजन्स के बीच में, और खास तौर से ऐसी कोई प्रैक्टिस नहीं करना जिससे इंडिविजुअल की जो डिग्निटी है उस पर एक तरह से प्रॉब्लम। तो ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ये कॉन्स्टिट्यूशन ऐड की गई थी 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1976 में। फिर दिया गया था रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सिटीजन की है वो नेशन के प्रति क्या होनी चाहिए और उनकी क्या वैल्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है थिंक एंड राइट। कैसी सिचुएशन जो है होगी अगर सिटीजन्स को जो है फंडामेंटल राइट्स ना दी जाए। अब आप सोचो क्या कंडीशन होगी उस टाइम पे अगर लोगों के पास उनके मूलभूत अधिकार नहीं हो, अगर सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स नहीं दी जाती तो एक बहुत ज्यादा पावर का मिसयूज होने लग जाएगा कोई भी गवर्नमेंट या अथॉरिटीज के साथ। इन राइट्स के बगैर सिटीजन के पास जो है बहुत ही लिमिटेड या कोई भी प्रोटेक्शन नहीं होगा, जो भी उनके साथ एक्शंस होंगे, चाहे उनको कोई भी क्या कहते हैं बात कहनी हो उसको दबा दिया जाएगा, अपने पर्सनल फ्रीडम का वायलेशन होगा। एब्सेंस में फंडामेंटल राइट्स के तो इंडिविजुअल की लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस सब खत्म हो जाएगा, जिससे जो लोकतंत्र है वो तो कहीं पीछे छूट जाएगा और सोसाइटी जो है आगे इस तरफ बढ़ जाएगी जहां पर गवर्नमेंट की जो एक्शंस है उन पर कोई भी कार्यवाही नहीं होगी, जिससे गवर्नमेंट के पास पावर आ जाएगी कि वो लोगों को परेशान कर सकती है, ऑप्रेस कर सकती है, उनके साथ भेदभाव कर सकती है और जो बेसिक ह्यूमन राइट्स है उनको कहीं ना कहीं तोड़ सकती है। अगर स्टूडेंट लाइफ है तो कैसे सारी फंडामेंटल ड्यूटीज ऑब्जर्व करी जाएंगी? स्टूडेंट लाइफ में हम जो है फंडामेंटल ड्यूटीज को कैसे हासिल कर सकते हैं? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल जो है उनके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको रिस्पेक्ट करें, टीचर्स और स्टाफ को ऑनर करें, एकेडमिक एक्सीलेंस में आगे बढ़े, पार्टिसिपेट करें जो भी क्लासरूम डिस्कशंस होते हैं और काफी अच्छे से स्टडीज में ध्यान दें, हार्मनी प्रमोट करें, ब्रदरहुड प्रमोट करें अपने साथ के स्टूडेंट के साथ, डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करें और किसी भी फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन से बचें, सोशल कॉजेज में कंट्रीब्यूट करें, वॉलंटियर करके, कम्युनिटी सर्विसेज में हिस्सा लेके या फिर अवेयरनेस जो है वो जगह के इम्पोर्टेंट इश्यूज से जो स्पिरिट है नेशनलिज्म की उसको बनाए रखें, कंट्री के सिंबल्स और उनकी वैल्यूज को रिस्पेक्ट करके और एक रिस्पॉन्सिबल और लॉ अबाइडिंग सिटीजन। इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं
एक रिस्पॉन्सिबल और एथिकल सोसाइटी बनाने। क्यों 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं? 26 नवंबर को इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है कि उस दिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अडॉप्ट किया गया। इस दिन 1949 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया जो है उसको फॉर्मली अडॉप्ट किया गया था। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया जो कि इफेक्ट में आया 26 जनवरी 1960 को, और उसमें जो है हमारी कंट्री जो है कॉलोनियल एरा से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में शिफ्ट हो गई। तो ये जो सेलिब्रेशन है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये सर्व करता है उस एक रिमाइंडर के तौर पर कि क्या इंपॉर्टेंस है कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी वैल्यूज की, उसका क्या रोल है डेमोक्रेसी बनाए रखने में, जस्टिस या फंडामेंटल राइट्स जुडिशियल की तरह उनको बनाए रखने में। साथ ही साथ ये एनकरेज करता है सिटीजन्स को कि उन प्रिंसिपल्स पे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं उनको उनके ऊपर एक से ध्यान दें, और जो भी उनके कमिटमेंट्स हैं अपने आइडियल्स के प्रति उनके ऊपर वो फर्म रहे, या नहीं है तो दोबारा से फर्म होने की कोशिश करें। फिर आता है लास्ट पार्ट जो कि हमारा फर्स्ट पार्ट है कि fill in the blanks. Our constitution starts with the preamble. Dash was the chairman of the Constituent Assembly, Dr. Rajendra Prasad. In all, the Constituent Assembly had 299 members. Or Constitution had made provision for parliamentary type of government. ये था आपका चैप्टर, उसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन। आपको अच्छे लगे, समझ में आए, सब्सक्राइब करिए आशा एजुकेशन। मिलते हैं अगले चैप्टर।